नमस्कार मित्रों, जानते हैं जब भारतीय ऋषियों ने अथर्व वेद में माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः कहा, यानी भूमि मेरी माता है और मैं इस धरा का हूं, इसकी जब प्रतिष्ठा की, तभी संपूर्ण विश्व में नारी महिमा का उद्घोष हो गया था। जहां स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी बालिका या स्त्री को शिक्षित करना संपूर्ण समाज को शिक्षित करने के समान है, तो वहीं नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि तुम मुझे योग्य माता दो, मैं तुम्हें योग्य राष्ट्र दूंगा। इतिहास पुरुषों द्वारा नारी के संदर्भ में कही गई ये उक्तियां उनके माहात्म्य को सहज ही प्रकाशित करती हैं, किंतु ये तो उद्धरण है। हमारा पूरा इतिहास और वर्तमान, चाहे वो माता जीजाबाई हो, पन्नाधाय हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, रजिया सुल्तान, पद्मिनी और मीरा के शौर्य और जौहर, जहां विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी सुकीर्ति का झंडा फहराया, तो वहीं वर्तमान काल में सरोजिनी नायडू, भगिनी निवेदिता, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, किरण बेदी, लता मंगेशकर, सोनल मानसिंह जैसे वरेण्य नाम हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में भारत का एक श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व किया। मित्रों, महिलाओं की भूमिका समाज के सामने आए और आज की हर नारी, जनसामान्य उनसे प्रेरणा प्राप्त कर उस दिशा में आगे बढ़ सके, इस मंतव्य को ध्यान में रखकर आज की परिचर्चा का आयोजन किया गया है। और आज की परिचर्चा का विषय है राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका। और इस विषय पर परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो प्रबुद्ध महिलाएं मेरे साथ उपस्थित हैं। मेरे यानी कि डॉक्टर श्रुति मिश्रा और मेरे अतिरिक्त दो और महिलाएं, डॉक्टर प्रतिमा गोंड जो कि एक मुखर समाजशास्त्री हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षिका हैं, और डॉक्टर दिव्या सिंह जो कि विगत 15 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई हैं और बालिका और महिला इन मुद्दों पर मुखरता के साथ अपनी बातें रखती हैं। और मैं यानी डॉक्टर श्रुति मिश्रा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षिका हूं, और जैसा कि आप जानते हैं कि नारी मुद्दों पर निरंतर ऐसी परिचर्चाओं को आपके सामने रखती हूं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, डॉक्टर प्रतिमा गोंड और डॉक्टर दिव्या सिंह। धन्यवाद श्रुति जी। नमस्कार श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो अब देखिए, भारतीय जनजीवन की मूल धुरी नारी यानी कि माता है। यदि मैं ये कहूं कि संस्कृति, परंपरा या धरोहर नारी के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शायद आप दोनों मेरी इस बात से सहमत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जब भी समाज में जड़ता आई, नारी शक्ति ने ही उसे जगाने के लिए अपनी संतति को समाज के सामने तैयार करके खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ी भूमिका है जो एक माँ ही निभा सकती है। हमारे राष्ट्र में स्त्री की इस भूमिका के संदर्भ में मैं डॉक्टर दिव्या सबसे पहले आपसे इस संदर्भ में जानना चाहूंगी। श्रुति जी, बहुत ही सुंदरता से आपने इस विषय को रखा है, और वास्तव में न केवल भारत की संस्कृति अपितु पूरी प्रकृति और सृष्टि को ही संरक्षित और सुसज्जित रखते हुए भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए रखने में नारी शक्ति का प्रमुख योगदान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय संस्कृति और भारत की अस्मिता की रक्षा करके भारतीय संस्कृति के संरक्षण में अपना योगदान देने वाली माताओं में सतयुग से लेकर आज तक अनेक भारतीय नारियों का नाम आता रहा है। कई लोगों के नाम आपने लिए, माता कौशल्या से भी अगर शुरू करें, माता कुंती, यशोदा जी, माता देवकी, जीजाबाई, माता पद्मावती, गांधारी, और अगर अभी कंटेम्परेरी युग में हम आते हैं तो हम देखते हैं अलग अलग आयामों में ये जो स्त्री शक्ति है कितनी जागृत है। मैरी कॉम हो गई स्पोर्ट्स के फील्ड में, फाल्गुनी नायक हो गई, बैंकर हैं बड़ी बिल्कुल फेमस। बिल्कुल दिव्या जी। तुलसी गौरा जी है, प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में अद्भुत काम कर रही हैं। स्नेहा दुबे जी ने यूएन में परचम लहराया हुआ है। गीता गोपीनाथ अर्थशास्त्री हैं, इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में अंतर्राष्ट्रीय जगह पर अपना परचम लहरा रही हैं। तो वहीं
जो अवनी चतुर्वेदी हैं वो पहली महिला है जो कि फाइटर प्लेन को उड़ा रही हैं। तो ये सारी जो कहानियां हैं हम लोग को आज भी जब मैं बयान कर रही हूँ तो रोमांचित कर देती हैं। इन सारी महिलाओं ने संभाला हुआ है जो देश की प्रगति में कदम दर कदम आगे बढ़ा के लेके जा रही हैं जी। देश को। और इवन आई वुड लाइक टू से कि एक सामान्य गृहिणी जो घर में सिखाती है अपनी बिटिया को, अपने बेटे को कि कब एक तुलसी के पौधे के पास दिया रखना है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें जो हैं वो भारतीय संस्कृति के मूल में है। वही संस्कार बन के हमारी बच्चियों में जो है वो आगे बढ़ती हैं, जो वो अपनी संततियों को देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो ये बड़ी सुंदरता से हमारी सारी जो महिला शक्ति है ये संस्कार को, संस्कृति को सहेज कर जो आपका जो भारत है उसको इस सभ्यता का भी उन्नयन कर रही है। वो कहते हैं ना कि चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान। मुझे अचानक से याद आ गया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जब चलता है तो वो सभ्यता रूपी जब एक कदम बढ़ाता है तो संस्कृति रूपी दूसरे कदम को जमाए रहता है। तो ये जो संस्कृति जमाने वाला कार्य करती है वो माँ ही करती है, वो एक स्त्री ही करती है, सहेजने का कार्य और उसको अपनी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का कार्य। बिल्कुल सच बात है जी। अब देखिए ना कि परिवार के केंद्र में नारी है और परिवार के जितने भी घटक हैं उसी के चारों ओर घूमते रहते हैं। वहीं पर वो पोषण पाते हैं, वहीं पर वो विश्राम पाते हैं। और स्त्री की भूमिका पूरे परिवार और समाज को एक सूत्र में पिरोने वाली होती है। वो ये कार्य आजीवन करती रहती है। जब से वो अपनी भूमिका संभालती है, इसकी भूमिका ही यही होती है। तो किसी भी समाज का स्वरूप वहां की नारी की स्थिति पर निर्भर करता है। बहुत ही सहज शब्दों में कहूं तो सभी जानते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी। तो यानी कहने का ये मतलब है कि यदि उसकी स्थिति सुदृढ़ है, सम्मानजनक है परिवार में, समाज में, तो वो समाज भी उतना ही सुदृढ़ होगा, उतना ही मजबूत होगा। डॉक्टर प्रतिमा गोंड, एक समाजशास्त्री के नजरिए से आप इस मुद्दे को कैसे देखती हैं, मैं जानना चाहूंगी, उत्सुक हूं। हाँ बिल्कुल। जब हम स्त्री की भूमिका की बात करते हैं तो हम समाजशास्त्र में ये बताते हैं कि परिवार किसी भी देश की, राष्ट्र की सबसे मूलभूत इकाई होती है और परिवार को संरचित करने का, संयोजित करने का काम, जैसा आपने कहा श्रुति जी, की स्त्री करती है। और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि स्त्री वो धुरी है आज भी। और परिवार से फिर हम समाज पे जाते हैं, फिर हम राष्ट्र पे जाते हैं। तो यदि स्त्री सुदृढ़ होगी तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा राष्ट्र भी सुदृढ़ होगा। और जैसा हमारा आज का परिचर्चा का विषय भी है, और इसमें एक मुख्यतः बात मैं जरूर याद करना चाहूंगी यहाँ पर कि डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए हम महिलाओं को धुरी में लाकर रखा, जो हम महिलाएं समाज के हाशिए पे थीं, उसको वो हिंदू कोड बिल के जरिए हमें कानूनी अधिकार दे करके हमें पुरुषों के समकक्ष समाज में खड़ा किया। वो हमेशा एक बात कहते थे कि राष्ट्र के निर्माण में वो 3 आयाम को रखते थे, जिसमें एक आयाम वो कहते थे कि जब तक समाज का वंचित समुदाय, जिसमें महिलाओं की भी बात करते थे, बिल्कुल कि जब तक उनकी भागीदारी नहीं होगी समाज या राष्ट्र विकसित नहीं हो पाएगा, इवन राष्ट्र भी नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए वो ये भी कहते थे कि किसी समुदाय का विकास वो इस तथ्य पे मानते हैं कि किसी नारी ने कितना विकास किया है। तो नो डाउट, कोई संदेह नहीं है कि स्त्री का विकास राष्ट्र के विकास से सीधे जुड़ा मुद्दा है। जब हम अपने अतीत में झांकते हैं तो जहां हमें कोई अधिकार नहीं था, लेकिन आज अगर हम इस परिचर्चा में, हम 3 महिलाएं इस परिचर्चा का नेतृत्व कर रही हैं, तो मतलब समाज में बिल्कुल सकारात्मक परिवर्तन किया। बहुत सारे आयाम उभर करके सामने आने वाले हैं इस परिचर्चा। हमारे राष्ट्र की जो प्रथम व्यक्ति हैं वो हमारी आज महिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज खुशखबरी है। हाँ, तो खुशखबरी है, अच्छी बात। राष्ट्रपति आज एक महिला है। और कहाँ से वो उठ करके गई है। स्वाभाविक सी बात है कि समाज कितना आगे बढ़ा हुआ, कितना विकास को प्राप्त है, इसका मानदंड है कि उस समाज में एक स्त्री की स्थिति क्या है और हाशिए से उठकर जाना। हालांकि इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। जब चूंकि हम समाज शास्त्र के हैं तो हम सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं स्त्री के आगे, जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में स्त्री को बैरिकेड करती हैं, बांधती हैं। हम
कभी भी, जैसे आपने कहा कि स्त्री परिवार की धुरी है, लेकिन कहीं न कहीं श्रुति जी, ये धुरी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमें ये नहीं लगता कि हम पे दोहरी जिम्मेदारियां भी आ रही हैं इसके जरिए, कि हमें परिवार भी देखना है और कार्य क्षेत्र में भी जाना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस संस्कृति के नाम पे हमारे सामने एक ऐसा धारा खींच दिया गया हो जहां से हम आगे निकल ना पा रहे हों। माता के नाम पे हमको महान बताकर हमें हमारे मनुष्य होने के अधिकार को छीन लिया गया। एक मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं कि जब कभी मैं कहीं अगर बाहर में सेमिनार, अगर मैं उसमें पार्टिसिपेट, भागीदारी करने जाती हूँ या जाती थी, तो मुझे कहा जाता था कैसी माँ है जो बच्चों को छोड़ के चली गई, क्या वो मेरे शैक्षणिक जीवन के लिए या समाज के लिए जरूरी नहीं है? बिल्कुल। तो हमें स्त्री को देवी बनाने से पहले ये देखना होगा कि वो मनुष्य बने और उसके अधिकार एक मनुष्य होने के नाते जो उसको अधिकार है, क्या वो उसको समान रूप से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हो ग्रंथ में और संस्कृति में तो हमें देवी बना दिया है। अब एक स्त्री जब बाहर निकल करके काम करती है तो वो दोहरी भूमिका का निर्वहन करती है, यानी दोहरी चुनौतियों का निर्वहन करती है। तो उन चुनौतियों को वो अपने तरीके से वहन कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि उसका सहयोग किया जाए, न कि उसके सामने कुछ और नई चुनौतियां रख दी जाए। जी हाँ दिव्या जी, आप कुछ इस विषय पे कहना चाह रहे थे। बहुत ही दिल को छू लेने वाला ये संदर्भ प्रतिमा जी का लगा कि अब देवी बनाकर कहीं एक मनुष्य होने का जो अधिकार है वो तो नहीं कहीं दांव पर लग जा रहा है। जी, तो श्रुति जी जो आप कह रही थी वो भी बहुत ही सटीक बात है। उसमें हम लोग को ये बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये अवेयरनेस, बहुत जागरूकता बड़ी जरूरी है। जैसे कि प्रतिमा जी, आपको ये जागरूकता थी, तो दोनों चीजें अच्छे से सहेज के आगे आप इतने सुंदरता से लेके जा रहे हैं, है ना? तो ये जागरूकता हमारी बेटियों में, हर महिला में आ जाए, जिससे कि वो समाज प्रश्न लगाता है, वो बाद की बात है, वो स्वयं के लिए प्रश्न ना करे कि मैं अच्छी माँ हूँ या मैं ये दोनों जो अपने रोल्स हैं दोनों के साथ मैं पूरी तरीके से ईमानदारी से बरत पा रही हूँ या नहीं बरत पा रही हूँ। और जी, अब मैं कहना चाहूंगी कि इस संदर्भ में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षा आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है, आप दुविधाग्रस्त नहीं होते, क्योंकि समाज और परिवार अभी भी जो है, कई बार ऐसा होता है कि स्त्रियों के सामने प्रश्न खड़ा करता है कि आप जो कर रही हैं, क्या आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए अथवा ये होनी चाहिए। ये प्राथमिकता कोई और निर्धारित न करे, स्वयं नारी वो हम निर्धारित करें कि हाँ क्या सही है, क्या उचित है, वहां पर हमारा विवेक हो। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर एक बात और भी मैं कहना चाहूंगी श्रुति जी, कि जब तक जिम्मेदारियों को बांटा नहीं जाएगा हमारे पुरुष वर्ग के साथ, और जब तक समाज ऐसी संरचना नहीं बनाएगा जिसमें पुरुष को भी वो अधिकार हो, चूंकि महिलाएं कार्य क्षेत्र में बढ़ रही हैं, तो ऐसी संरचना हो जहां पुरुष भी हमारे कार्यों को कर सके और इस पे उसका आकलन ना हो। जी, है ना? ऐसा नहीं कि पुरुष इस आकलन से दूर है। अगर पुरुष महिला के सापेक्ष चलकर उसकी मदद करता है तो पुरुषों को भी समाज के द्वारा बहुत सारी अवहेलनाओं को झेलना पड़ता है। तो ऐसे संरचना की भी हमें बात करनी है। बिल्कुल, हम यहाँ पर कहते हैं कि गृहस्थी को चलाने में जो है स्त्री पुरुष दो पहिए के समान है। बिल्कुल। तो हम यहाँ पर कंधे से कंधे मिलाकर चलने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम किसी के अधिकारों के दमन की बात कर रहे हैं। जिनके अधिकार दमित हैं वो अधिकार मिले, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिमा जी, दिव्या जी, जो कार्य क्षेत्रों का बंटवारा एक हो गया है परंपरा से, वो चीज शायद आप लोग भी सहमत हो, ये सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो रसोई घर है वो सिर्फ महिलाओं के लिए हो, या फिर जो कहना चाहिए कि जो दफ्तर है, कार्यालय है, वो सिर्फ पुरुषों के लिए है। आज जब महिलाएं बाहर निकल रही, कार्य कर रही हैं, तो ये जरूर एक विवेक होना चाहिए, पुरुष समाज में भी होना चाहिए। जो हो रहा है, मैं समझती हूँ कि ये एक जागृति है, धीरे धीरे समाज में आ रही है। समान रूप से जो है वो प्रतिभागिता होनी चाहिए, चाहे वो कार्य क्षेत्र किसी भी तरीके के बंटवारे को लेकर के परंपरा से क्यों ना है, अब वो जो है समाज से हटना चाहिए। हाँ, वो अब टूटना चाहिए वो। जी, तो इसी संदर्भ में मेरे मन में एक बात आ रही थी कि राष्ट्र के समग्र विकास और उसके निर्माण में महिलाओं का लेखा जोखा और उनके योगदान का दायरा आप देखिए तो असीमित है। वो हर जगह अपना योगदान दे रही हैं और पूरी सक्षमता के साथ दे रही हैं। अब
लेकिन देश की चहुमुखी विकास और समाज में अपनी भागीदारी को वो इतनी भूमिका होते हुए भी बहुत सशक्त रूप से पूरा कर रही हैं, पूरी शिद्दत के साथ पूरा कर रही हैं, जितने वो कर सकती हैं उस सीमा तक जाकर के वो अपना योगदान देने का प्रयास करती हैं। तो अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को कायम रखते हुए, देखिए मैं इसको रेखांकित करना चाहूंगी, आवश्यकता भी है क्योंकि जब जी प्रतिमा जी, देखिए मैं कहूंगी कि निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता होती है यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता होती है। शिक्षा हमें यही सिखाती है कि आपके जो मामले हैं उसमें निर्णय आप स्वयं लें, उसमें किसी दूसरे का दबाव न हो। हमारे समाज की बच्चियां, महिलाएं जो हैं शायद इसी बात से सबसे ज्यादा ग्रस्त हैं कि उनके मन में कुछ होता है, उन्हें दबाव में कुछ और करना पड़ता है, और वो तो ये जो निर्णय लेने की क्षमता है और अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को कायम रखते हुए वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हैं, और बहुत सारे क्षेत्रों में तो पुरुषों से भी आगे चली गई हैं। यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूंगी अपने 73वें संविधान संशोधन का, जो देश के बहुत सारे राज्यों में उन्हें आरक्षण प्राप्त हुआ है। 50% तक आरक्षण प्राप्त है, जिससे आज बहुत सी महिलाएं अपने ऊर्जावान नेतृत्व से पूरे परिवेश में आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध हैं कि बस ये अधिकार मिला है तो हम अब कुछ करें समाज के लिए। ये बहुत बड़ा भाव है, बहुत बड़ी स्पिरिट जिसको हम कहते हैं। तो राजनीतिक अधिकारों के नजरिए से महिलाओं की स्थिति और उनके योगदान पर दिव्या जी मैं कुछ आपका मंतव्य जानना चाहूंगी। श्रुति जी, आप जब बता रही थी कि पुरुष और स्त्री दोनों को एक साथ दो पहियों की तरह चलना है, तो मेरे मन में ये भी बात आ रही थी कि हम लोग इस समय काशी की पावन धरा पर बैठे हैं, जहाँ पे माँ अन्नपूर्णा जी जब भोजन देते हैं तो बाबा विश्वनाथ सर माथे लगा के ग्रहण करते हैं, है ना। तो हमारे रीति में भी, हमारे शास्त्र में भी इस चीज को अलग अलग कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि साथ चलना है। अब जब बात आ रही है राजनीति की और उनकी राजनीतिक भागीदारी की, तो भी वोट तो सबका समान अधिकार हो गया है कि भाई एक व्यक्ति एक वोट। लेकिन परिवारों में आज भी जब देखती हूँ तो ये देखती हूँ कि परिवार तय करता है कि वोट कहाँ पे जाना है। बिल्कुल, ये तो है, बताया जाता है। ये एक चीज है जिस पर कि गौर किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि स्कूली शिक्षा से ये तैयारी शुरू करी जानी चाहिए। हमारी बेटियों को और हमारे बेटों को जब हम पढ़ाते हैं तो स्कूल टीचर्स की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, विद्यालय ऐसे होने चाहिए कि शुरू से ये जो इंडिपेंडेंट थॉट है, ये जो डिसीजन लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, ये चीज जो है बहुत अच्छे से ये प्रैक्टिस करवाया जाए। बिल्कुल। तो जब हम अपनी परी कथाएं देखते हैं, जब हम अपनी जो स्टोरीज हैं, हमारी एपिक्स हैं, हमारे सारे लिटरेचर है, हम देखते हैं, तो उसमें मैं तो ये भी कहना चाहूंगी, अब जो है वो सीता जी स्वयं डिसाइड करें कि खुद को फ्री कैसे करना है। वेट नहीं करनी। हर हम स्टोरी देखते हैं कि महिला जो है वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रही है किसी का। इंतजार क्यों करना है भाई? अपने आप से डिसाइड करिए। ये नेतृत्व, ये क्षमता अपने आप लेके आइए। और ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं कि जब पिताजी लेके आते हैं बेटियों को स्कूटर पे, गाड़ी पे पढ़ाने के लिए, तो वहां से राजनीति का पक्ष शुरू हो जाता है। क्योंकि राजनीति का मतलब कि आप इंडिपेंडेंटली पब्लिक पॉलिसी में डिसीजन ले रहे हैं। बिल्कुल। उसका मतलब सिर्फ आप पार्लियामेंट्री लेवल पे या अलग स्टेज पे आके आप बस एक आरक्षण दे रहे हैं, ये तो बहुत बाद की चीज होती है। जी। वरना आप आरक्षण करने के बाद भी यदि अपने दम पर निर्णय नहीं ले पाते तो वो भी एक अलग प्रश्न हो जाएगा। जी। तो मेरी समझ में तो बहुत चीजें हो रही हैं। 75वें वर्ष में इतनी सारी योजनाएं बन गई हैं, महिलाओं को इतना ज्यादा बल दे रही है ये सरकार, ये समाज। तो उसको पकड़कर साथ चलना अब हम सबकी एक सामाजिक जिम्मेदारी हो गई। जी। और जब महिलाएं आएंगी पॉलिटिकल फील्ड में और उनकी सहभागिता बढ़ेगी, तो निसंदेह जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इश्यूज कम होंगे। और राशन का किस प्रकार से, राशन की बिक्री किस हिसाब से होनी चाहिए, क्या मूल्य और क्या दरों पर महिलाएं जो है वो महिलाओं की समस्याओं को ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगी। देखिए, आरक्षण मिल गए हैं सबसे निचले
स्तर पर जब मैं बात करूं डॉक्टर प्रतिमा, डॉक्टर दिव्या, पंचायतों में अधिकार तो मिल गया है, लेकिन इस स्तर पर मैं देखती हूं कि कई बार आरक्षण के माध्यम से उन्हें ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान इत्यादि विभिन्न पद तो पा जाते हैं, लेकिन वहां भी उनके पुत्र जा रहे हैं, उनके पति जा रहे हैं, ग्राम प्रधान पति इत्यादि। तो ये एक शोचनीय पक्ष है सब कुछ के बावजूद। और इसको शिक्षा के माध्यम से, चूंकि हम सभी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो शायद ये बात बार बार कहने की जरूरत यहाँ पर होती है। तो शिक्षा के माध्यम से ये जागृति, ये चेतना उनके अंदर लाने की आवश्यकता है कि आप अगर अधिकारी हैं तो उन अधिकारों का प्रयोग करना जानिए। बिल्कुल, ये अलग जगानी पड़ेगी। हाँ, आप छाया बनकर के मत रहिए, आप कठपुतली बनकर के मत रहिए, समस्याओं को समझिए और अपनी पूरी भागीदारी आप दीजिए, ये महत्वपूर्ण है। डॉक्टर प्रतिमा, मैं भी जानना चाहूंगी कि एक समाजशास्त्री का नजरिया क्या है, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? और इसमें कुछ और मैं आपकी राय जानना चाहूंगी राजनीतिक अधिकारों के मद्देनजर। जी बिल्कुल श्रुति जी, ये तो मैं बिल्कुल डॉक्टर दिव्या की बात से भी सहमत हूँ और आपकी भी बात से कि आरक्षण तो मिल चुका है 73वें और 74वें संविधान संशोधन से, और आज की दिनांक तक भी जो है केवल 10% महिलाएं आज राजनीति में हैं। लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष में ये देखना चाहूंगी कि जब पंचायती राज में जब आरक्षण मिला तो गांव की जो महिलाएं, हमारा गांव भारत गांव में बसता है जी जी जी, और गांव की जब महिलाएं राजनीति में आई, भले उनके पति ने उनके पदों को या पुत्र ने काफी हद तक कब्जा किया, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी थी जो निकली उस परछाई से या उस सीमा से निकली, तो उन्होंने स्त्री के बहुत छोटे छोटे मुद्दे को टच करना शुरू किया। जैसे सुलभ शौचालय की बात, आप मुझे आज भी याद है कि गांव में जो है अगर औरतें होती थी तो अगर दिन में अगर किसी तरह का उनको दबाव महसूस हुआ तो ऐसा दिखाया जाता था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। जी जी। तो एक गांव में रहने वाली महिला वो जानती थी कि चूल्हे पर आग खाना बनाना कितना तकलीफ देह होता है, हमें उतनी सुविधा चाहिए कि हम किसी भी समय जा करके हम अपने दैनिक क्रियाओं को कर सकें। या जब हम सैनिटरी नैपकिन की बात करते हैं तो इन छोटे छोटे मुद्दों को वो महिलाओं ने टच करना शुरू किया। आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो महिलाओं को लेकर के या उत्तर प्रदेश सरकार नारी शक्ति मिशन चला रही है, या फिर जो स्वच्छता की बात हो रही है, जो शौचालय की बात हो रही है, हर गली में एक शौचालय की बात हो रही है, वो कहीं न कहीं महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा मुद्दा। हम सफर करके यहाँ से आजमगढ़ चले जाते थे और एक भी शौचालय नहीं मिलता था। तो ये एक सकारात्मक पक्ष है कि महिलाओं के मुद्दे उभर कर सामने आए हैं। बड़े मूल मुद्दों को आपने टच किया है। और प्रधानमंत्री भी हमारे वही हैं जो माँ जी अपनी माँ का चरण छूकर जब आए और बैठे तो गद्दी पर, तो मुझे लगता है ये जो मुद्दे हमारे राजनीतिक पक्ष से हटा दिए जाते थे, कभी इनका जिक्र नहीं होता था, शौचालय वगैरह हटा दिए जाते थे, वो जिसको कहते हैं वो टैबू वाली बात कि हम इस पर बात नहीं करेंगे और इस पर शायद कहना कुछ गर्वित है। और बड़ी मतलब आज से आप 10-15 साल पहले की बात सोचिए, कितनी विषम परिस्थिति थी। जो मूलभूत समस्याएं थी, उन समस्याओं के ऊपर चर्चा करना या नाम लेना जो है वो लज्जा का विषय माना जाता था। विषय और तो और घर में महिलाएं भी जो हैं वो स्वाभाविक रूप से जिस तरीके की हमें कुछ तो है जो परंपरा तोड़ने वाली बात जो हम कर रहे हैं, तो उसमें ये भी बात शामिल हो जाती है कि कौन। जी जी बिल्कुल प्रतिमा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। कहना चाहूंगी, अचानक मेरे दिमाग में आई जब आपने समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य पूछा, तो एक बेटी जो बचपन से अपनी माँ को देखती है कि उसको पिता की डांट पड़ रही है, भाई की डांट पड़ रही है, तो उसका आत्मबल बचपन से ही खत्म हो जाता है, आत्मसम्मान। लेकिन जब एक बेटी देखती है कि मेरी माँ चूल्हे पर रोटी पकाते हुए भी गांव में पुल बनेगा कि नहीं, बांध बनेगा कि नहीं, गांव में बिजली आएगी कि नहीं, इन मुद्दे पे जब वो डिसीजन निर्णय लेती है तो उसके उस औरत के साथ उसकी आगे आने वाली जनरेशन भी सुधरती है, उसकी बेटी में वो आत्मसम्मान आता है। यही चीज ये समाजशास्त्र के जरिए हम लोग पढ़ाते हैं, जो मैंने कहा ना, रोल भूमिका पीढ़ियों से हस्तांतरित होने वाले कुछ भाव। तो कुछ चीजें जो है वो महिलाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ आप तक नहीं है, आप अपनी बच्ची को भी वो सिखा रही हैं, वो अपने बेटे को भी आप सिखा रही हैं, ये सारी चीजें।
तो अब इसी संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, राजनीतिक और सामाजिक सुधारों की हम बात कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में महिलाओं ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता पूर्व में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। फिर उसके बाद मैं नाम एक दो लेना चाहूंगी, विजय लक्ष्मी पंडित का नाम लेना चाहूंगी, जिन्होंने उस समय 46, 47, 50 की बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया था उस समय। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की वो 53-54 की बात है, वो महासभा की सदस्य रही। फिर मैं एक नाम लेना चाहूंगी कुसुम जे सायानी का, जो यूनेस्को के तत्वावधान में हुए प्रौढ़ शिक्षा सम्मेलन में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। और कब किया था? ये बात है 1957 की। बिल्कुल उस समय तो उन्हें पद्मश्री और नेहरू साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आज की बात हम करें तो आज भी महिलाएं दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में महापौर हैं, मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, सांसदों के पद को सुशोभित कर रही हैं। बहुत बड़ी चीज है और लगातार इसमें जो प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है। तो देश की प्रगति में कार्यशील है। और देश के विभिन्न राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों, पंचायतों की तो बात ही नहीं है, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। डॉक्टर दिव्या, आपका कार्य है इस पर, आपका शोध है, तो महिलाओं और किशोरियों का राष्ट्र के निर्माण के नजरिए से अब हम एक भविष्य की बात कर लें। जल्दी से मुझे बताइए कि आप किस तरीके से बालिकाओं और किशोरियों में आज राष्ट्र का भविष्य देखती हैं। जी श्रुति जी, जो बालिकाएं और किशोरियां हैं वो भी, उनके सामने बड़े सारे फील्ड्स खुल गए हैं कि उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। तो अब जो मेन हमारे पास ध्यान करने की बात है वो ये रहनी चाहिए कि किस प्रकार हमारे को प्रगति करनी है जी। और संस्कार को संभाले हुए हमारे को क्या संस्कार अपनाना है और किस प्रकार प्रगति करनी है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। भविष्य बहुत ही उज्जवल दिख रहा है। हर फील्ड में हमारी बेटियां, हर फील्ड में बेटियां आगे आ रही हैं और निरंतर आगे बढ़ती जाएंगी इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ। चुनौतियां तो हैं, उन चुनौतियों का हमें डट करके सामना करना है। और परिचर्चा बहुत ही, ये इतना व्यापक मुद्दा है, लेकिन बातचीत करके बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। हम लोग ऐसी परिचर्चा में पुनः श्रोता हम लोग सम्मिलित होते रहेंगे और आदान प्रदान करते रहेंगे विचारों का। तो आज के लिए डॉक्टर प्रतिमा गोंड, डॉक्टर दिव्या सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं डॉक्टर श्रुति मिश्रा, आकाशवाणी वाराणसी के स्टूडियो से मित्रों मैं अनुमति लेती हूँ। पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।